क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। और आज के लेक्चर, वाह देखा लेक्चर शुरू हुआ नहीं और मार्कर पहले ही गिर गया। ठीक है, हाँ तो लेक्चर अभी शुरू नहीं हुआ तो मार्कर पहले ही गिर गया। हाँ तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, वेट और मास। मास क्या है और वेट क्या है, दोनों ही चीजें अलग हैं। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत से मैं बताता आ रहा हूं कि दोनों में फर्क होता है। वेट जो है वो एक फोर्स है और मास जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है, क्योंकि वेट एक फोर्स है, फोर्स की यूनिट भी न्यूटन होती थी। तो वेट और मास क्या है, वेट किस तरीके से एक फोर्स है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज इस पूरे वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कि अर्थ पे ग्रेविटी जो है वो कैसे वेरी करती है, मतलब कैसे जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने पे ग्रेविटी चेंज हो जाती है, तो उसको भी आज हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो शुरुआत पहले यही करते हैं कि अर्थ पे ग्रेविटी किस तरीके से चेंज हो जाती है। अर्थ पे अलग अलग जगह पे ग्रेविटी अलग अलग है। कमाल की बात यही है, अर्थ पे मान लेते हैं अर्थ है, मान लेते हैं स्फीयर, या स्फीयर बोर्ड पे बनाना खासकर मेरे जैसे के लिए जिसकी ड्राइंग बिल्कुल ही डब्बा हो, ठीक है। हाँ तो इसको मान लेते हैं अर्थ है। तो अगर हम बात करूं, मतलब अगर एक इंसान इस पॉइंट पे खड़ा है और एक इंसान यहां पे है, इसी तरीके से तो खड़ा होगा यहां पे अगर कोई खड़ा होगा तो अगर कोई मून से देखेगा तो उसके लिए तो वो उल्टा खड़ा है, लेकिन उसके लिए तो वो सीधा है ना। अब भाई हमें क्या, हम ध्यान से देखो तो हम अर्थ पे तिरछे खड़े हुए हैं, हम अर्थ पे, अर्थ टिल्टेड है, हम इस इंसान की तरह खड़े हुए हैं। अगर तुम इंडिया में देख रहे हो तो इंडिया कुछ यहाँ पे आता है, कहीं पे यहाँ पे पोजीशन है अर्थ की ऊपर इंडिया की, तो यहाँ पे हो इस तरीके से हो तो हमारे लिए तो हम सीधे खड़े हैं ना, तो वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। इसके लिए और इसके लिए ग्रेविटी अलग अलग है, मतलब अर्थ इस पे कुछ और फोर्स लगा रही है और इस पे कुछ और फोर्स लगा रही है, दोनों पे फोर्स अलग अलग है। दोनों के लिए जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी 9.8, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू थी 9.8, वो भी दोनों के लिए अलग है। इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है। तो अब देखते हैं क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। तो रीजन को अगर हम देखें तो मैंने एक बात, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे चलते हैं, इसका जवाब वहीं से निकलेगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा क्या था, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा अब यहां पे आता है एक मतलब रियलिटी। अभी तक हम अर्थ को क्या समझ लेते हैं, अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ स्फेरिकल है, मतलब देखने में अर्थ सर्कल टाइप की कुछ लगती है, सर्कल जैसा लगता है, सर्कल है हमारी अर्थ, देखने में ऐसे हम ड्रॉ भी सर्कल करते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारी अर्थ जो है वो सर्कुलर नहीं है, हमारी अर्थ ओवल शेप की है, ओवल मतलब परफेक्टली सर्कुलर नहीं है, ओवल टाइप की, मतलब सर्कल को, ये था सर्कल, इसको हमने यहां करके दबा दिया, दोनों तरफ से इस तरीके से, दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो किस तरीके की शेप बन जाएगी, कुछ इस तरीके की, इस तरीके की कुछ ओवल टाइप की शेप बन जाएगी। इतनी ज्यादा ओवल नहीं है, बहुत स्लाइट डिफ्लेक्शन है, लेकिन कुछ ओवल टाइप की है हमारी अर्थ। परफेक्टली स्फेरिकल नहीं कह सकते, सर्कुलर हम नहीं कह सकते। कुछ ओवल टाइप की है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ ओवल टाइप की एग जैसी है हमारी अर्थ। तो यहां पे अगर हम देखें, अगर मान लेते हैं यहां पे अर्थ का सेंटर है, यहां पे अर्थ का सेंटर है, थोड़ा सा बिल्कुल बीच में बनाने की कोशिश, यहां पे अर्थ का सेंटर है, ठीक है, यहां पे सेंटर है। अब देखो अगर मैं ओवल बनाऊं, अगर ये ओवल, इस ओवल का सेंटर है, तो ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस, सर्कल में क्या होता था, ये दोनों डिस्टेंस क्या होती थी, हमारी रेडियस बन जाती थी सर्कल के केस में। सर्कल में ये दोनों रेडियस होती थी तो ये दोनों बराबर होती थी, लेकिन क्या ओवल के केस में ये दोनों बराबर होंगी, ये वाली हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली साइड बड़ी है, इसको मैं अगर ए बना दूं और इसको बी बना दूं, ये वाली साइड मैंने बोल दी ये वाली साइड है ए और ये वाली है बी, तो मुझे दिख रहा है ए जो है वो बी से बड़ी है, ए जो है वो बी से बड़ी है। इसी तरीके से अगर मैं अर्थ पे आऊं तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां पे क्या होगा, अच्छा अगर ये अर्थ है तो यहां पे तो पोल्स होंगे,
यहां पे क्या होगा, इक्वेटर, इक्वेटर, यहां पे पोल्स होंगे, यहां पे इक्वेटर होगा। तो अगर अर्थ के सेंटर और इक्वेटर को ज्वाइन करने वाली जो रेडियस, अर्थ की जो रेडियस हम कह सकते हैं, रेडियस जो बनेगी और जो पोल्स से बनेगी, पोल्स को ज्वाइन करने वाली, ठीक है, तो इसमें कौन सी वाली बड़ी होगी? अगर मैं इसको स्मॉल ए बना दूं, इसको बी बना दूं, तो मुझे दिख रहा है जो इक्वेटर वाली है उसकी लेंथ ज्यादा है, इक्वेटर वाली जो है वो बड़ी है, क्योंकि अर्थ ओवल है। यहां पे दिख गया इस तरीके से, इक्वेटर वाली ज्यादा है और पोल वाली छोटी है, ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइज हो गया होगा। तो अब इसमें देखें, अगर हम ये यानी बड़ी है, अब देखो अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे एक इंसान जो है पोल्स पे खड़ा हुआ है, एक इंसान यहाँ पे, एक इक्वेटर पे। अच्छा, अर्थ से अगर मैं दोनों का डिस्टेंस देखूं तो ये वाला अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, इस वाले के लिए अर्थ से डिस्टेंस ज्यादा है, अर्थ से डिस्टेंस ज्यादा इस वाले के लिए है। अच्छा, इस वाले के लिए डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस, अच्छा इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था, एफ जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यही था हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, इसका ये डिस्टेंस ज्यादा है, अगर यानी इसका r जो है इसके लिए, इस इंसान के लिए, इस इंसान को नाम देते हैं, क्या मान लें इसको, क्या नाम दे दें इसको, मान लेते हैं विराट, विराट कोहली मान लो, कुछ मान लो, ठीक है। इस इंसान के लिए ये जो r है, ये जो r होगा, अर्थ से सेंटर से डिस्टेंस होता है r, तो r जो होगा इस इंसान के लिए ज्यादा है, इस विराट के लिए ज्यादा है ये r जो है, तो r की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई, r की वैल्यू ज्यादा होगी तो r स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा, और लेकिन जब 1 से डिवाइड करेंगे उसको तब यानी फोर्स कम हो जाएगी। भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। यहाँ पे ये वाला हमारा क्या है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो बदले में इस वाले को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले, भाई अच्छा समझाना ही पड़ेगा। मान लो पहले 3 था, r की वैल्यू 3 थी, 3 है r की वैल्यू, तो 1/3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1/r² कर दिया मैंने, r की वैल्यू 3 थी तो r² किया तो वो 9 हो गया। अब r की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 5, तो 1/r² की वैल्यू 1/25, तो इनमें से क्या ज्यादा है, 1/9 ज्यादा है। इसके लिए r की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे r की वैल्यू कम थी लेकिन इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला, और इनमें बात करूं इनमें ये वाला बड़ा था, इनमें और इनमें, यहाँ पे 5 बड़ा था, लेकिन 1/r² करने के चक्कर में ये वाला जो है वो छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, डिवाइड करके देख लेना वैल्यू, 100% ये वाला बड़ा है, तो इस वजह से क्या हुआ, इसके लिए r² तो बड़ा हो गया लेकिन फोर्स कम हो गई, इसके लिए क्या हुआ, फोर्स कम हो गई, यानी हम कह सकते हैं कि इक्वेटर पे जो है वो फोर्स कम होती है। अब यहीं पे ये एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, तो इसके लिए r की वैल्यू कम है, इसके लिए r की वैल्यू कम है, यहाँ पे देखो r की वैल्यू इस पोल वाले के लिए कम है, r कम हुआ तो फोर्स इंक्रीज हो गई, ये वाला कम होगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा, भाई r² कम होगा तो फोर्स डिक्रीज इंक्रीज करेगा, और r अगर इंक्रीज करेगा तो फोर्स डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स एक दूसरे के उल्टे, अपोजिट, एक अगर ज्यादा होगा तो दूसरा कम हो जाएगा, एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए r कम हुआ फोर्स ज्यादा हो गई, इसके लिए r ज्यादा हुआ फोर्स कम हो गई, तो यहां पे फोर्स जो होगी वो मोर होगी और यहां पे लेस होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और पोल्स पे ज्यादा है, अर्थ के इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है और पोल्स पे यही फोर्स ज्यादा है, इस बात को याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड का, ठीक है, नोट करो इसको। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। नोट कर लिया होगा ये, ठीक है। अच्छा एक और बात, इसको इरेज कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये इमेजिनरी बातें हैं, ये सब बातें प्रूव्ड भी हैं, ठीक है, ये सब चीजें प्रूव्ड की गई हैं कि ऐसा होता भी है रियलिटी में। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट,
ये हमारा प्लेन है, प्लेन्स जिनको हम बोलते हैं, अगर हम ज्योग्राफी की भाषा में जाएं, ये हमारे प्लेन्स हो गए। प्लेन्स से नीचे जाते हैं, यहां पे हमारा आ जाता है ओशियन। ये हमारा आ गया एक ओशियन, और यहां पे हम मान लेते हैं हमारा माउंटेन। यहां पे है हमारा माउंटेन, ठीक है। ये हमारा एक ओशियन है, ये प्लेन है, ये माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन है, ये प्लेन है, ये ओशियन है। अच्छा, अब मैं बात करूं, एक इंसान यहाँ पे, एक डाइवर, सी डाइवर जो होते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, एक यहाँ पे और एक माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ चुका है एक इंसान, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे। इनके लिए ग्रेविटी किसके लिए ज्यादा होगी? ग्रेविटी की वैल्यू इनमें भी फर्क होगा, इनमें से एक के लिए ग्रेविटी ज्यादा होगी, एक के लिए कम होगी। तो वो इनमें से कौन सा होगा जिसके लिए ग्रेविटी कम होगी? वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अर्थ का सेंटर मान लो, अर्थ का सेंटर नीचे कहीं है, यहां पे कहीं पे नीचे की तरफ अर्थ का सेंटर रहा होगा, ठीक है। अर्थ के सेंटर से प्लेन तक का जो डिस्टेंस है उसको आर मान लो, आर नहीं, मान लो ए है, ए हमने ऐसे अज्यूम कर लिया। क्या है ये? अर्थ के सेंटर से इस प्लेन तक का डिस्टेंस। अच्छा, ठीक है, प्लेन पे। अब अगर हम प्लेन से थोड़ा ऊपर जाएं, मतलब अर्थ का जो प्लेन है इससे ऊपर जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, तो यानी क्या होगा? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज हो गया अर्थ के सेंटर से। नॉर्मली तो हम यहाँ पे रहते हैं प्लेन पे, लेकिन अगर हम माउंटेन पे गए तो अर्थ के सेंटर से हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, आर जो है वो इंक्रीज हो गया, आर स्क्वायर इंक्रीज हो गया, यानी फोर्स क्या होगी? डिक्रीज होगी, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, यानी इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। वहीं ये जो इंसान है इसके लिए क्या होगा? अगर ये नॉर्मली यहां पे रहता है, ये नीचे चला गया, यानी अर्थ के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, इसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कम हो गया, आर की वैल्यू कम हो गई, आर स्क्वायर की वैल्यू भी कम हो गई, यानी फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इनवर्स स्क्वायर लो, फोर्स एक ये वाला डिक्रीज हो गया तो ये इंक्रीज कर जाएगा फोर्स जो है, ठीक है। यानी इसके लिए मोर होगी, इसके लिए लेस होगी। यही कॉन्सेप्ट है। अगर हम अर्थ में नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा? वैसे तो मैं अभी बताता हूं, चलो। अर्थ से अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा अगर हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर हम अर्थ से नीचे जाएं, अगर हम अर्थ से नीचे जाएं, ये तो खैर ओशियन था इतना। अगर अर्थ के हम रेडियस की बात करें, अर्थ के रेडियस की अगर हम बात करें तो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये जो ओशियन की डेप्थ है, इस डेप्थ को मैं डी मान लेता हूं। ओशियन की जो गहराई है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। अर्थ के रेडियस के सामने उसका कोई मतलब नहीं है। जो ओशियन की गहराई है उसका अर्थ के कंपैरिजन में कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम अर्थ को मान लेते हैं कुछ ज्यादा ही खोदते हैं, कि मतलब इतना ज्यादा हमने उसको डिगिंग कर दी कि क्या कहते हैं, अर्थ के रेडियस के कंपैरेबली हमने उसको खोद दिया, तब क्या होगा? मतलब होगा तो यहां पे भी वही, लेकिन यहां पे उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यहां पे उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है, इस चीज को ध्यान से समझना। अब जो मैं बता रहा हूं, यार ये अर्थ कम वो ज्यादा लग रही है, ठीक है, मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे जो ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो हमें इसके सरफेस पे मिलेगी। इसके सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। अगर हम नीचे जाते हैं अर्थ में डिगिंग करके, तब भी ग्रेविटी कम हो जाएगी, तब ग्रेविटी कम हो जाएगी। अभी मैं बता रहा हूं क्यों होगी। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि रेडियस, ये आर की वैल्यू तो कम हो रही है, फिर फोर्स को इंक्रीज करना चाहिए, फोर्स डिक्रीज क्यों हो रही है? अभी बताता हूं। अर्थ से ऊपर जाते टाइम तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, इतना ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगी। अर्थ से ऊपर जाने में ग्रेविटी डिक्रीज करेगी। अगर हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, अर्थ से हम जितना ऊपर जाते जाएंगे, रॉकेट में बैठ के हम अर्थ से जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ग्रेविटी कम होती जा रही है। और रॉकेट क्या करता है? एक टाइम ऐसा आ जाता है जब रॉकेट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाता है, रॉकेट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है। मतलब अगर रॉकेट को इतना ज्यादा ग्रेविटी से बाहर निकल गया तो फिर अर्थ की ग्रेविटी उस पर अट्रैक्ट नहीं करेगी, अर्थ की ग्रेविटी से फिर उसको कोई मतलब नहीं है। यानी हम अर्थ से जितना दूर जाएंगे, अर्थ से हम जितना दूर जाएंगे उतना ग्रेविटेशन कम होता जाएगा, इतना तो पता है। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है
क्योंकि मान लो अगर ये अर्थ, अब तुम यहां पे आ गए, पहले यहां पे थे, अब आ गए यहां पे, तो यहां पे अब तुम्हारे लिए अर्थ कितनी बची, सेंटर यहां पे था, तो अब तुम्हारे लिए ये अर्थ जो है ये इतनी सी बची। अब अर्थ भी तुम्हारे लिए छोटी हो गई, जो तुम्हारे लिए रिलेटिव अर्थ होगी वो भी छोटा हो गया। मतलब अब तुम्हारे ऊपर, पहले यहां पे जब तुम थे सरफेस पे, तब इतना बड़ा गोला तुम्हारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, जब तुम यहां पे आ गए तब ये गोला छोटा हो गया जो तुम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। समझ में आया? ये गोला छोटा हो गया, गोला छोटा हो गया यानी इसका मास भी छोटा हो गया। भाई अर्थ का ये मास था पहले, अब तो नीचे आ गए तो ये सर्कल जो है ये छोटा हो गया, इसका मास भी कम हो गया। तो देखा ऐसा होता है कि अर्थ का ये जो मास है ये ज्यादा ही कम हो जाता है जैसे जैसे हम डिगिंग करते जाते हैं, तो ये बहुत ही हाई स्पीड से कम होता जाता है, बहुत ही जल्दी कम होता जाता है अर्थ का मास जो है, इस सर्कल का मास इस तरीके से। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, भाई ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, जो अपॉन में होता है, जो ऐसे डिवाइड में होता है ना वो इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल, ऐसे समझ, और जो डायरेक्ट लिखा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मास को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, लेकिन यहां तो मास डिक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है, इतना तेजी से ये इंक्रीज नहीं हो रहा जितना तेजी से ये डिक्रीज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस मास के कम होने की वजह से ये फोर्स कम हो जाती है, नीचे जाने पे ये फोर्स कम हो जाती है और ऊपर जाने पे तो ये कम हो ही जाती है। मतलब ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू जो हमको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी हमको सरफेस पे। नोट करो इस पॉइंट को। तो वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ गया कुछ रीजन की वजह से। ठीक है, तो हाँ, तो ये हमने समझ लिया था कि अर्थ का मतलब अर्थ की ग्रेविटी जो है वो अर्थ से डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस के साथ साथ किस तरीके से चेंज होती है। अगर हम अर्थ में और नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ का साथ में अर्थ का सर्कल है वो छोटा होता जाएगा, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था उसका मास कम होगा, इस वजह से फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ से फोर्स कब तब भी कम हो जाएगी। अर्थ की ग्रेविटी मैक्सिमम होती है उसकी सरफेस पे। अब जानते हैं मास और वेट का डिफरेंस। मास क्या है और वेट क्या है। पहले बात करते हैं मास। तो मास जो है हमारा वो मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। किसकी? मैटर की। तो फंडामेंटल मैटर को हमने डिफाइन ही ऐसे किया है कि सब्सटेंसेस व्हिच हैव मास, ऑब्जेक्ट्स मतलब थिंग्स व्हिच हैव मास आर कॉल्ड मैटर। जिनके पास मास है वो क्या है? हमारा मैटर। तो यानी ये मास की एक प्रॉपर्टी है, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते कि मैटर के पास मास किस तरीके से आया, क्यों आया, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ये मैटर को डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि जिसके पास मास है वो सब कुछ मैटर है, जिसके पास मास है वो सब कुछ मैटर है, चाहे वो कुछ भी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, जिसके पास मास है वो हमारा मैटर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन और ये मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये होता है कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम उस ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाएं, यूनिवर्स के किसी भी कोने पे ले जाएं। इस मार्कर का अभी जो मास है, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। मास की यूनिट होती है किलोग्राम। तो इसका जो मास है, कंफ्यूजन ये वाला दूर करना बहुत जरूरी है, मास और वेट का। वेट की यूनिट केजी नहीं होती है, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सब जो यूनिट है ये सब वेट की यूनिट नहीं है, ये सब मास की यूनिट है। ये सब क्या बताती है हमको? मास। ठीक है, तो इस मार्कर का मास है कुछ, ठीक है, मान लेते हैं। इस मार्कर को चाहे मैं अर्थ पे रखूं, चाहे मून पे ले जाऊं, सन पे ले जाऊं, ब्लैक होल में ले जाऊं, कहीं भी ले जाऊं, इसका मास जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे हम उसको कहीं पे भी ले जाएं, और इसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और ये क्या है? मास हमारा मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्चुअली मास क्या है? हमारा मैटर के इनर्शिया का मेजर है, मैटर के इनर्शिया का मेजर है। अगर डेफिनेशन को भी पूछ ले तो इस डेफिनेशन को लिख लो कि मास क्या है? मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी का कितना इनर्शिया होगा। इनर्शिया क्या होता है? हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, मतलब फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था ना, लॉज ऑफ मोशन, उसमें क्या था? जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाते, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती,
तब तक वो अपनी उसी स्टेट में रहना चाहता है, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, ठीक है, उसी स्टेट में रहना चाहता है। और जब हम फोर्स लगाते हैं तब वो उस फोर्स के खिलाफ एक रेजिस्टेंस लगाता है अपनी तरफ से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी स्टेट को कोई चेंज करे, उसकी स्टेट को कोई चेंज करे। मैंने बताया था जैसे कि बस एकदम से चल रही है, हम बस में बैठे हो, बस चल रही है बढ़िया तेज स्पीड से, ठीक है, बस वाले ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया तो बस तो रुक जाती है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो चाहती है कि वो मोशन में रहे, तो वो थोड़ा सा आगे की तरफ, इस तरीके से थोड़ा सा आगे की तरफ हम चले जाते हैं अगर बस एकदम से ब्रेक लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का इनर्शिया है, वो इनर्शिया क्या कर रहा है, उस चेंज के खिलाफ, वो जो चेंज हो रहा है एकदम से ब्रेक लगा रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, उस चेंज को रोकना चाहता है, उस चेंज को अपोज करना चाहता है, तो इसलिए वो आगे की तरफ चली जाती है, तो वो है इनर्शिया। वो इनर्शिया का मेजर क्या होता है? मास। जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया मास। वेट की बात अगर हम करें, ठीक है, वेट, तो वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डिपेंड करती है ग्रेविटी पे। यही लिख देता हूं, वेट जो होता है कांस्टेंट नहीं होता किसी भी ऑब्जेक्ट का। वेट क्या होता है? पहली बात तो वेट क्या है? फोर्स है। वेट हमारा क्या है? एक फोर्स है, डिपेंड करता है किस पे? ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेस। जिस भी प्लेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस मार्कर की अगर मैं बात करूं तो ये मार्कर अभी अर्थ पे है तो इसका वेट अलग होगा, मून पे ले जाता हूं तो इसका वेट चेंज हो जाएगा, सन पे ले जाता हूं तो इसका वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। उस जगह की ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर पॉइंट, अगर मैं इसको क्या कहते हैं, ओशियन में ले जाता हूं नीचे, तब इसका वेट कुछ अलग होगा, और अगर मैं इसको माउंटेन पे ले जाता हूं तब इसका वेट कुछ अलग होगा, लेकिन इसका मास दोनों ही केसेस में सेम रहेगा। देखते हैं, बताता हूं कैसे। वेट की यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? वही वेट की भी यूनिट होगी, क्या? न्यूटन। फोर्स की हमारी यूनिट क्या है? न्यूटन। तो वेट भी एक फोर्स है तो उसकी भी यूनिट क्या होगी हमारी? न्यूटन। फॉर्मूला लिखा जाए, वेट जो होता है हमारा वो क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इनटू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू mg। इस फॉर्मूले को नोट करो, W इज इक्वल टू mg। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो होता है उस ऑब्जेक्ट का मास, और जिस जगह पे वो ऑब्जेक्ट है वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि अर्थ के लिए 9.8 है एवरेज। वो एवरेज है अर्थ का, जो प्लेन पे होता है नॉर्मली जो होता है। माउंटेन पे जाएंगे तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अगर ओशियन में जाएंगे तो भी वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो सब मैं बता चुका हूं अभी कि ग्रेविटी चेंज हो जाती है, ठीक है। W इज इक्वल टू mg। इसको मैं इरेज करूं, मास को हटा देता हूं, वेट को भी लिखा रहने देता हूं, ठीक है, थोड़ी सी जगह चाहिए बस। हाँ, W इज इक्वल टू mg। अच्छा, मान लेते हैं अर्थ है हमारी, फिर से स्फीयर नहीं बन पाया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी अर्थ है, ये रहा अर्थ का सेंटर। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास। जब यहां पे वो ऑब्जेक्ट सरफेस पे है, सरफेस पे क्या होता है उसकी, सरफेस पे क्या होता है, सबने पढ़ लिया, सरफेस पे अर्थ की ग्रेविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम अर्थ की ग्रेविटी कहां पे होगी? उसके सरफेस पे। सरफेस पे मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, ठीक है, सरफेस, यानी इसका यहां पे, अब देखो, ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब W जो है वो M के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और W जो है वो G के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से लिखा हुआ है, W मास मान लेते हैं उसका 2 किलोग्राम है, और जो अर्थ की ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही है, ठीक है, वही मैंने रख दिया। अगर मैं 2 की जगह पे यहां पे उसका मास 4 कर देता हूं, ठीक है, अभी इसकी वैल्यू क्या आएगी? 19.6 आएगी, 19.6 वैल्यू आएगी वेट की, ठीक है। अगर मैं इसको डबल कर देता हूं, इसको यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, इसको डबल कर दिया मैंने ऑब्जेक्ट का मास, अब क्या हो गया? 4 किलोग्राम कर दिया, तब 4 किलोग्राम के मल्टीप्लाई होगा तो वेट भी इंटू 2 हो जाएगा, वेट जो होगा वो भी इंटू 2 हो जाएगा, मतलब अगर ये इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज किया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसको इंक्रीज करने की, इसको अगर मैं इंक्रीज कर दूं, मान लेते हैं मैं उसे सन पे ले गया, सन के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो निकालना आता है ना, फॉर्मूला क्या बना था हमारा?
ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, फोर्स का मैंने एक और फॉर्मूला बताया था पिछले चैप्टर में, क्या था, F इज इक्वल टू ma। तो ma के लिए मैं उसका ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है हमारा m2, m2 g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी ma, फोर्स इज इक्वल टू ma, g अभी आएगा इस एक्सेलरेशन की जगह पे ही g आएगा, m2a यानी फोर्स की जगह मैंने ma लिख दिया, इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, m2 से m2 हो गया कैंसिल, ये a जो आया वो आया g m1 बाय r स्क्वायर। तो ये a जो होगा ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन है, लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। यही a हमारा क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या फॉर्मूला है, g जो हमारा कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। मास क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास, जैसे कि अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे अर्थ का मास आ जाएगा, क्या है, 10⁻24 kg। आर स्क्वायर क्या है, अर्थ से उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमको उसे निकालना है, जिस डिस्टेंस पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, वो डिस्टेंस, ठीक। तो अगर मैं इसको सन पे ले जाता हूं तो सन के लिए कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग आएगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर रहा है। किसके मास पे, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, हमारे आपके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अर्थ के लिए जो फॉर्मूला बना उसमें अर्थ का मास था, हमारे मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस मार्कर के ऊपर भी 9.8 है, मेरे ऊपर भी 9.8 है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर अर्थ की जगह यही काम हम सन पे कर रहे होते तो अर्थ और सन में फर्क आ जाता, अर्थ और मून में फर्क हो जाता, ठीक है। इसको मैंने इंक्रीज करने के लिए मून पे सन पे ले गया, ठीक है। सन पे क्या हुआ, ये इंक्रीज हो गया तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, अर्थ पे अगर कुछ है, अर्थ पे उसका कुछ वेट है, मैटर है, वो सन पे उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, सन पे उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। और अगर वही हम मून पे ले जाए तो मून पे उसका वेट कम हो जाएगा। मून की जो ग्रेविटी होती है, ये हमारा मून है, तो ये अर्थ की 1/6 होती है, 1/6 होती है अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होती है। मतलब अगर अर्थ पे कोई इंसान 60 न्यूटन है, वेट है, यहां पे मैंने वेट लिखा है, इस बात को याद रखना, ये वेट लिखा है मैंने। अर्थ पे अगर किसी इंसान का वेट 60 न्यूटन है और उसका मास है, हम मान लेते हैं, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं 10 पे, 9.8 है, इसको 10 मान लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो वेट, उसका मास कितना निकल के आएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 6 kg उसका मास है। कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, 6 kg उसका मास है, अर्थ की ग्रेविटी क्या है, 10 मान लेते हैं, 10 है। तो ये मास, ये m ये g, तो mg को मल्टीप्लाई करके वेट आ गया। वेट उसका है 60 न्यूटन और मास है 6 kg। तो मून पे अगर हम उस इंसान को ले जाएं तो उसका मास कितना होगा, उसका जो मास होगा, मास क्योंकि हमारा कांस्टेंट है तो मास तो उसका अभी भी 6 kg रहेगा, लेकिन जो उसका वेट होगा वो यहाँ पे इसका 1/6 होगा अर्थ के कंपैरिजन में। अर्थ पे अगर 60 है तो 60 का 1/6 यानी 60 इंटू 1/6, 6 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का रह जाएगा, केजी नहीं, न्यूटन। 10 न्यूटन का वेट हो गया, यहाँ पे उसका वेट था 60 न्यूटन, यहाँ पे 10 न्यूटन का रह गया। मास दोनों ही केसेस में क्या है, कांस्टेंट, मास हमारा चेंज नहीं होगा, चाहे हम उसे सन पे ले जाए, चाहे गैलेक्सी में ले जाए, कहीं दूसरी गैलेक्सी में, चाहे ब्लैक होल में ले जाए, कहीं भी ले जाए, चाहे न्यूट्रॉन स्टार पे ले जाए, कहीं भी ले जाए, उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेकिन हाँ, वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि अर्थ पे उसका मास इतना है तो मून पे जाके कितना हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, अर्थ पे जितना भी मास हो, मून पे उसको 6 से डिवाइड कर दो, वो उसका मास होगा मून पे। अपना मास अगर तुम्हें मून पे निकालना है, अपना मास अर्थ पे, तो तुम्हें मास नहीं, सॉरी वेट, मैं इतनी देर से मास बोल रहा हूं, आदत से मजबूर, ठीक है। वेट, वेट जो तुम्हारा अर्थ पे है, अर्थ पे तुम्हें अपना वेट पता है, ठीक है। तो अगर मून पे तुम्हें अपना वेट पता करना है तो अर्थ के उस वेट को, अर्थ का वेट नहीं, अर्थ पे जो तुम्हारा वेट है, मान लो कितना, मान ले 50 kg, मान लो 50 kg तुम्हारा वेट है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारा वेट होगा मून पे। मास, अगर तुम्हें अपना मास निकालना है, अगर तुम्हें अपना मास निकालना है, इसको मैं हटाता हूं, तुम्हें निकालना है अपना मास, तुम्हें पता है तुम्हारा वेट क्या है, वेट तुम्हें पता है, तो वेट में ग्रेविटी की वैल्यू यानी 9.8 से डिवाइड कर देना तो तुम्हें तुम्हारा मास मिल जाएगा कि तुम्हारा मास कितना है, ठीक है। और ये मास जो होगा ये मून पे भी कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम सन पे चले जाओगे तब भी ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है।
वेट और मास में फर्क क्या है? मास हमारा एक मैटर की एक प्रॉपर्टी है। मैटर को डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि जिनके भी पास मास है वो सब मैटर है। और मास क्या है? इनर्शिया का मेजर है। इनर्शिया को हम मेजर करते हैं मास के टर्म्स में, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो कि जिसकी यूनिट न्यूटन है, जो कि ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। फॉर्मूला दिख रहा है, ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। अच्छा, हाँ, अब दो कंडीशन ऐसी आती हैं। मून वाला समझ में आ गया? मून का मास 1/6 होता है। अच्छा, अगर मैं एक बात करूं, मैंने बताया था जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे जाते जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती जाती है। तो अर्थ के जैसे हम सेंटर पे आते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अर्थ के हम सेंटर में पहुंच गए तो हम वहां से अब कहां जाएंगे? अब हमारे पास कौन एक्सेलरेशन लगाएगा? कोई नहीं। अब कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, तो यहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस बोर्ड को मैं उतार के अगर मैं अर्थ के सेंटर में ले जाऊं तो वहां पे इसका वेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। कमाल की बात यह है, अगर मैं इस बोर्ड को अर्थ के सेंटर में ले जाऊं किसी तरीके से, तो इसका ये जो वेट है ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगा। जीरो का मास में मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी जीरो हो जाएगा। भाई जीरो का तो किसी में मल्टीप्लाई करो वो तो जीरो कर देता है ना। तो यानी अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। यानी अर्थ के सेंटर पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो होता है। एक एलिफेंट को मैंने ले जाके अर्थ के कोर में ले जाके रख दिया, अर्थ के सेंटर पे रख दिया, तो क्या होगा? उस एलिफेंट का मास तो रहेगा, जो उसका मास है वो उसके पास हमेशा रहेगा। मास को कोई चेंज नहीं होगा, मास तो हमेशा उसके पास रहेगा। लेकिन उसका जो वेट है न्यूटन, वेट उसका जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से एक और हमने पढ़ा था, अगर हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं तब भी ग्रेविटी कम हो जाती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम मान लेते हैं अर्थ का ग्रेविटी का स्फीयर है, अर्थ इतने ही डिस्टेंस तक अपनी ग्रेविटी लगा सकता है, अर्थ की कैपेसिटी है इतने ही डिस्टेंस तक उसकी ग्रेविटी पता चलती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ से इतना दूर ले गए कि अर्थ की ग्रेविटी ही खत्म हो गई, वहां तक इतना दूर ले आए कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गया। ग्रेविटेशनल फील्ड सुना होगा यार, नहीं भी सुना तो समझ जाओ। एक ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे तो इंफिनिटी तक काम करती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इसका असर नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि ये आर स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फोर्स वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये फोर्स बहुत कम हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, इग्नोर करने लायक हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी फोर्स लगभग जीरो के बराबर हो जाती है एक पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे मान लेते हैं अर्थ की ग्रेविटी जो है वो जीरो हो गई, ये फिर से जीरो हो गया। यानी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का वेट जीरो हो जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ से कुछ फिक्स डिस्टेंस में चला गया, इतना दूर चला गया, तो क्या होगा? उसका वेट जीरो हो जाएगा और वो कभी भी अर्थ पे फिर वापस नहीं आ पाएगा। अर्थ उस पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना ही बंद कर देगी। एक बार कोई ऑब्जेक्ट उतना दूर चला गया तो फिर वो लौट के नहीं आएगा। बॉल को अगर तुमने फेंका और बॉल इतना दूर चली गई तो वो बॉल वापस नहीं आएगी अर्थ पे फिर कभी। ठीक है, तो इस लेक्चर को अभी एंड करते हैं। इस लेक्चर में अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर कोई किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है या कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो भी मेरे को बता देना। थैंक यू।